अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर 8वीं जमात का तारीख और शहरियत में से शहरियत के सबक 4 भारत का अदालती निज़ाम के आज सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं का उर्दू, इंग्लिश, तारीख, ज्योग्राफिया और सियासियत के सवाल जवाब अपलोड हैं। आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। मेरा नया चैनल है 11वीं जमात के लिए, तो आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उन्हें बताइए कि एमसीक्यू सॉल्विंग मैंने वहां पे दिया हुआ है बायोलॉजी के क्वेश्चंस के। तो ये नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही खास है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो ये जो है बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम शहरियत का सबक 4 भारत का अदालती निजाम। तो यहाँ पर दिए गए हैं सवाल 1, सवाल 2, सवाल 3, सवाल 4 और 5 यहाँ पे सवालात हैं, लेकिन मैं आपको इस सबक के मुतालिक कई एक्स्ट्रा मालूमात के साथ जवाबात दूंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। पहला सवाल है कि कानून बनाने का काम डैश अंजाम देती है। तो अलीफ का जवाब सही है, कानून साज मजलिस। दूसरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट के जजों का तकर्रुर डैश करते हैं। तो बे का जवाब सही है, सदर जमहूरिया। तीसरा सवाल है कि डैश से काम लिया जाए तो समाज में इख्तिलाफ राय शदीद होने के बावजूद टकराव नहीं होता है। तो जिम का जवाब सही है, रवादारी। चौथा सवाल है आजादी, मुसावात और इंसाफ के फवायद जब आम इंसानों को हासिल होते हैं तब डैश की वुसअत और गहराई में इजाफा होता है। तो बे का जवाब सही है, जमहूरियत। पांचवा सवाल है शहरियों के हकूक का तहफ्फुज डैश के जरिए होता है। दाल का जवाब सही है, अदालतों से। अब यहाँ दूसरा भी हमारे पास खाली जगह पुर करने के लिए दिया हुआ है, जिसका पहला सवाल है कि अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के जज उम्र के डैशवीं बरस सबकदोश होते हैं। तो कितने 65 बरस में सबकदोश होते हैं, यानी रिटायर होते हैं। दूसरा सवाल है डैश मुल्क का बुनियादी कानून होता है। तो यहाँ पे है जीम, आइन, यानी जीम का जो जवाब है वो कानून होता है। तीसरा सवाल है यहाँ पे पार्लियामेंट का कानून या मजलिस आमिला का कोई अमल आइन के खिलाफ हो तो कानून या वो अमल गैर कानूनी करार देने का इख्तियार डैश को होता है। जीम का जवाब सही है, अदालत उज़्मा का। चौथा सवाल है हर वफाकी रियासत के लिए एक अदालत आलिया कायम करने का इख्तियार डैश को दिया गया है। यहाँ दाल का जवाब सही है, सदर जमहूरिया। पांचवा सवाल है फिल वक्त हमारे मुल्क में डैश आलिया अदालतें हैं। तो यहाँ पर जिम का जवाब सही है, 24 अदालतें हैं। अब यहाँ पे तलाश करके लिखना है, हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 1। पहला सवाल है भारत के अदालती निजाम की नोयत। तो जवाब यहाँ है मरकज नोयत। दूसरा है सवाल अदालत उज़्मा का सबसे सीनियर जज, तो चीफ जस्टिस कहलाते हैं। तीसरा है अदालत आलिया के जज की सबकदोशी की उम्र, तो यहाँ है 62 साल। चौथा है जिला अदालत के जज का तकर्रुर करने वाले गवर्नर होते हैं। पांचवा सवाल है अदालत आलिया के जज का तकर्रुर करने वाले सदर जमहूरिया होते हैं। यहाँ पे जवाबात भी हमने दे दिए। अब यहाँ पर दरसी किताब का सवाल नंबर 2 है। ये बच्चों एक्स्ट्रा मालूमात में था, ये हमने अपने आप से आपको दिया था आपकी मालूमात को बढ़ाने के लिए, ये दरसी किताब में नहीं था। अब यहाँ पे है कि इस्लाहात और तस्वुरात को वाजे कीजिए और हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 2। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि अदालती नजर सानी। जवाब का पहला पॉइंट है कि आइन मुल्क का कानून होता है। इस कानून की यानी आइन की हिफाजत की जिम्मेदारी अदालत उज़्मा पर
होती है। दूसरा पॉइंट है, ऐसा कोई कानून पार्लियामेंट नहीं बना सकती जिससे आइन की खिलाफ वर्जी हो। तीसरा पॉइंट है कि आइन मुखालिफ कोई पॉलिसी मजलिस आमिला कबूल नहीं कर सकती। चौथा पॉइंट है, मजलिस कानून साज के मंजूर किए हुए कानून या मजलिस आमिला की तस्लीम की हुई पॉलिसियां या अहकामात अगर आइन के खिलाफ वर्जी कर रहे हो तो ऐसे कानून या पॉलिसियों या अमलों को गैर कानूनी करार देने का इख्तियार अदालत उज़्मा का होता है। अदालत उज़्मा के इस इख्तियार को अदालती नजरसानी का इख्तियार कहते हैं। अब यहाँ पर अगला जो हमें तस्वुराती यहाँ पे मुकम्मल करना है, तस्वुरात को वाज़ेह करना है, तो जिसका दूसरा सवाल है यहाँ पर मुफाद आमा की दरख्वास्त, जिसका पहला पॉइंट है कि ऐसे अवामी मसाइल जो मुल्क के सारे अवाम से मुताल्लिक हो और जिनसे अवाम के मुफादात वाबस्ता हो, उन्हें हल करने के लिए अवाम के एमा पर अदालत में जो पिटीशन दाखिल की जाती है उसे मुफाद आमा की दरख्वास्त कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी शहरी, समाजी या गैर सरकारी तंजीम इस तरह के दरख्वास्त अदालत में पेश कर सकती है। तीसरा पॉइंट है कि नकल मकानी करने वालों को बाज आबादकारी, माहौल का तहफ़्फ़ुज़, कमजोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ वगैरह जैसे मसाइल से मुतालिक मुफाद आमा की दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं और इन पर मुतालिका लोगों को इंसाफ भी मिला है। चौथा पॉइंट है कि ऐसी दरख्वास्तें बिना खर्च के फौरी तौर पर इंसाफ दिलाने वाली होती हैं। अगला यहाँ पर नोट लिखना है हमें, ये दरसी किताब का सवाल नंबर 3 है, जिसमें सबसे पहला सवाल है यानी नोट लिखना है सबसे पहला दीवानी कानून, जिसका पहला पॉइंट है कि दीवानी कानून और फौजदारी कानून दीवानी तर्ज की दो अहम शाखें हैं। और दूसरा है इसका पॉइंट, खुसूसी तौर पर जायदाद इमलाक से मुतालिक कानून का शुमार दीवानी कानून में होता है। और यहाँ पे तीसरा इसका पॉइंट है कि इस कानून के तहफ़्फ़ुज़ लोगों के हकूक के मनाफी तनाज़ात आते हैं। चौथा है यहाँ पर पॉइंट के घर, जमीन जैसी गैर मनकूल इमलाक, किराया, मुआहदा और तलाक से मुतालिक दरख्वास्तें दीवानी अदालत में पेश की जाती हैं। ये बहुत खास पॉइंट है चौथा वाला, कि जैसे कि घर, जमीन जैसी गैर मनकूल इमलाक, किराया, मुआहदा और तलाक जैसी मुतालिक दरख्वास्तें जो है वो दीवानी अदालत में पेश की जाती हैं। और यहाँ पे दूसरा सवाल है फौजदारी कानून, हम यहाँ पर देखेंगे फौजदारी कानून के जवाबात, ये भी हमें नोट लिखना है। दो इसका जवाब का पहला पॉइंट है कि जुर्राइम से मुतालिक कानून का शुमार फौजदारी कानून में होता है। दूसरा है कि चोरी, नकबजनी, कत्ल, खौफ व दहशत फैलाने वाले अमल, जहेज के लिए किए जाने वाले मजालिम वगैरह से मुतालिक दरख्वास्तें फौजदारी कानून के मुताबिक पेश की जाती हैं। तीसरा पॉइंट है इस तरह के जुर्राइम के बारे में मुहकमा पुलिस में FIR दाखिल करना पड़ती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुजरिमों को तलाश करती है। चौथा पॉइंट है कि तलाश व तफ्तीश के बाद पुलिस फौजदारी अदालत में मुकदमा दायर करती है। गुनाह साबित होने पर खातियों को संगीन नौयत की सजाएं दी जाती हैं। अब यहाँ पे अदालती फालियत है, यानी कि यहाँ पर जो है हमारे जो नोट लिखना है वो तीसरा एक्स्ट्रा मालूमात में मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारी नोट लिखने का पहला दूसरा हो गया है और ये तीसरा जो है ये एक्स्ट्रा मालूमात में हम आपको लिखने को दे रहे हैं। तो जिसका जवाब का पहला पॉइंट है कि कानून की मदद से इंसाफ देना अदालत का काम होता है, लेकिन अदालत के इस रिवायती तस्वुर में तब्दीली आ गई है। दूसरा पॉइंट है जिसका कि जदीद दौर में समाजी इंसाफ, मुसावात कायम रखने के लिए अदालतें भी अपने दिए हुए फैसलों के तई फाल हो गई हैं। तीसरा पॉइंट है कि समाज के कमजोर तबके, ख्वातीन, आदिवासी, मजदूर, किसान और बच्चे, उनको गाहे बगाहे कानून का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की गई है। चौथा पॉइंट है कि जिनसी इस्तेसाल से मुतासिरा ख्वातीन, परवरिश से महरूम बच्चे और उनके साथ बरती जाने वाली बेतवज्जही के बारे में अदालतें हुकूमत को जिम्मेदार करार देने लगी हैं। मुफाद आमा की दरख्वास्तों पर फैसला देने से भी अदालतों की फालियत का इल्म होता है। इसी का पांचवा पॉइंट है कि इंसाफ और दस्तूर के मकासद की तकमील के लिए अब अदालतें पेश कदमी करने लगी हैं। अगला यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में अदालत आलिया है,
जिस पे नोट लिखना है, जिसका पहला पॉइंट है कि भारत के आईन ने पार्लियामेंट को अदालत आलिया कायम करने का इख्तियार दिया है। दूसरा पॉइंट है कि आमतौर पर हर वफाकी रियासत में एक अदालत आलिया होती है, लेकिन आबादी और रियासत की जसामत को जहन में रखते हुए अदालत आलिया की वुसअत 2 या 2 से ज्यादा वफाकी रियासतों तक फैली हुई दिखाई देती है। तीसरा पॉइंट है महाराष्ट्र, गोवा, इन वफाकी रियासतों और दादरा नगर हवेली और देव दमन जैसे मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मिलाकर मुंबई अदालत आलिया एक ही अदालत आलिया है। चौथा पॉइंट है कि फिलहाल मुल्क में कुल 24 आलिया अदालतें हैं। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 5वां भी है, यानी इस पे भी हमें नोट लिखना है। भारत की अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट, इसका पहला पॉइंट है कि भारत का अदालती निजाम मरकूज नोयत का होने की वजह से इस निजाम के सबसे आला मुकाम पर अदालत उज़्मा कायम है। दूसरा पॉइंट है कि चीफ जस्टिस इस अदालत उज़्मा के सरबराह होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि अदालत उज़्मा के सबसे ज्यादा सीनियर जज चीफ जस्टिस के ओहदे पर मुकर्रर किया जाता है। चौथा पॉइंट है चीफ जस्टिस और दिगर जजों के सदर जमहूरिया मुकर्रर करते हैं। 5वां पॉइंट है भारत की अदालत उज़्मा नई दिल्ली में वाक़ है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम दे रहे हैं बच्चों आपको, दर्ज झेल बयानात वजूहात के साथ वाजे कीजिए। यहाँ हर एक के लिए मिलेंगे आपको नंबर 2। पहला सवाल है जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए अदालतें जरूरी होती हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि समाज के अफराद में पाए जाने वाले इख्तिलाफ राय और तसादुम को दूर करने के लिए और गैर जानिबदाराना तौर पर राय दही के लिए अदालतों की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट है कि अदालतों के अदल व इंसाफ की वजह से समाज से नाइंसाफी खत्म होती है और सेहतमंद समाज कायम होने में मदद मिलती है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है कि समाज के कमजोर, पसमानदा और माजूर अफराद को समाज के मरकजी धारे में लाने के लिए अदालतों के फैसले ममदू माउन साबित होते हैं। चौथा पॉइंट है कि आजादी, मुसावात, इंसाफ और भाईचारा के फवायद आम लोगों को हासिल होते हैं और जमहूरियत की वुसअत रोज अफजू होती है, इसे तरक्की मिलती है। इसीलिए जमहूरियत को मुस्तहकिम करने के लिए अदालत जरूरी होती है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल भी है एक्स्ट्रा मालूमात में कि भारत की अदालती निजाम को मरकूज नोयत का समझा जाता है, जिसका पहला पॉइंट है कि भारतीय वफाकी मुल्क में मरकजी हुकूमत और वफाकी रियासतों की जुदागाना मजलिस कानून और मजलिस आमिला है। दूसरा पॉइंट है कि लेकिन पूरे मुल्क के लिए अदालती निजाम एक ही है। तीसरा पॉइंट है कि अदालती निजाम के सबसे आला सतह पर भारत की अदालत उज़्मा और उसकी जेर निगरानी अदालत आलिया होती हैं। चौथा पॉइंट है अदालत आलिया की जेर निगरानी जिली अदालत और ताल्लुका अदालतें होती हैं। अदालतों के इस इंतजाम को मरकूज नोयत कहते हैं, इसीलिए भारतीय अदालत निजाम मरकूज नोयत का समझा जाता है। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 3 भी है कि आईन ने भारत की अदलिया को आजाद रखा है। जवाब का पहला पॉइंट है कि इंसाफ रसानी का अमल किसी दबाव के तहत नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर अदलिया को मजलिस कानून साज और आमिला की जेर निगरानी रखा जाता तो गैर जानिबदाराना तरीके से इंसाफ रसानी का अमल न हो पाता। तीसरा पॉइंट है कि जज में खौफी के साथ इंसाफ रसानी का अमल अंजाम दे सके, इसलिए आईन के भारत की अदलिया को आजाद रखा है। एक्स्ट्रा मालूमात में यहाँ सवाल चौथा भी है कि भारत के निजाम अदलिया का मुल्क की तरक्की में बड़ा हिस्सा है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि भारत के निजाम अदलिया ने आईन की हिफाजत करते वक्त समाजी इक़दार को अहमियत दी। दूसरा पॉइंट है कि समाज में पाई जाने वाली ज़ईफ़ुल एतक़ादी, भेदभाव, कमजोर तबके के साथ होने वाली नाइंसाफी वगैरह के खिलाफ फैसला देने की वजह से हुकूमत को भी इनसे मुतालिक सख्त चाराजोई करनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट है अदालती फैसलों की वजह से शख्सी आजादी, वफाकी रियासत और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ। चौथा पॉइंट, आम आदमी के दिल में भी निज़ाम अदलिया के बारे में एहतराम और एतबार पैदा हुआ, इसीलिए मुल्क की तरक्की में भारत के निज़ाम अदलिया का बड़ा हिस्सा है। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 4 है कि दर्जे झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल है समाज में कानून की जरूरत क्यों होती है। जवाब का पहला पॉइंट है कि समाज में तरह तरह के ख्यालात, नजरियात,
عقائد اور مختلف ثقافت کے لوگ بستے ہیں۔ قانون کی مدد سے ان کے تصادم و تنازعات کو مٹایا جا سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ قانونی کی مدد سے سماج انصاف اور مساوات قائم کی جا سکتی ہیں۔ سماج کے کمزور، معذور، خواتین، بچوں اور مخنث جیسے افراد کو تحفظ اور انصاف دیا جا سکتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے آزادی، مساوات، جمہوریت جیسی قدروں کے فوائد قانونی کی مدد لوگوں کے حاصل ہو سکتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ قانونی کی بدولت لوگوں کی بنیادی حقوق کی حفاظت ہو پاتی ہے۔ قانون کی بالادستی حاصل ہو تو کسی کی آمریت پنپ نہیں سکتی، اسی لیے سماج میں قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا سوال ہے سپریم کورٹ کے ذمہ داریوں کی وضاحت کیجیے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے کاموں کو واضح کیجیے۔ تو جواب کا یہاں پہلا پوائنٹ ہے کہ مرکزی حکومت اور ایک یا ایک سے زائد وفاقی ریاستی حکومت، مرکزی حکومت نیز کچھ وفاقی ریاستوں اور کچھ وفاقی ریاستی حکومتوں، ریاست اور ریاست کے مابین تنازعات کو حل کرنا۔ دوسرا پوائنٹ ہے شہریوں کی بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا۔ تیسرا ہے اپنے فیصلوں اور زیریں عدالتوں کے فیصلوں پر دوبارہ غور و خوض کرنا۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ عوامی اہمیت کے مسائل کی قانونی صورتحال کو سمجھنے کے لیے صدر جمہوریہ کے طلب کرنے پر انہیں مشورے دینا۔ اب یہاں پہ دیکھیے تیسرا سوال ہے، مختصر جواب دینا ہے ہمیں اس کا۔ بھارت میں عدلیہ کو آزاد رکھنے کے لیے کون سی شقیں موجود ہے؟ تو یہاں پر ہمارا یہ جواب کا پہلا پوائنٹ ہے کہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے ججوں کی تقرری صدر جمہوریہ کرتے ہیں، اسی لیے ان کی تقرری سے متعلق کوئی سیاسی دباؤ نہیں آتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ججوں کو ان کے خدمات کی معیاد کی ضمانت حاصل ہوتی ہے، معمولی وجوہات یا سیاسی مقاصد کے تحت انہیں ان کے عہدے سے برخاست نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا پوائنٹ، ججوں کو ان کی تنخواہیں بھارت کی دفتر محاسبہ سے جمع شدہ فنڈ سے ادا کی جاتی ہیں۔ اس پر پارلیمنٹ کو کسی قسم کی بحث کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ چوتھا ہے پوائنٹ، ججوں کی سرگرمیوں اور فیصلوں پر ذاتی طور پر تنقیدیں نہیں کی جا سکتی، عدالت کی توہین کے جرم سمجھا جاتا ہے۔ ایکسٹرا معلومات میں سوال 4 بھی ہے کہ عدالت عظمیٰ کے ججوں کی اہلیت کی شرائط لکھیے۔ تو جواب کا پہلا پوائنٹ ہے کہ اسے بھارت کا شہری ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے اسے ماہر قانون ہونا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ، عدالت عالیہ میں اس نے بحیثیت جج فرائض انجام دیے ہونے چاہیے یا عدالت عالیہ میں وکالت کا تجربہ رکھتا ہو۔ ایکسٹرا معلومات میں سوال 5واں بھی ہے کہ عدالت عالیہ کا کام لکھیے۔ تو جواب کا پہلا پوائنٹ ہے کہ اپنے دائرے اختیار میں آنے والی زیریں عدالتوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنا۔ دوسرا پوائنٹ ہے ان عدالتوں کا طریقہ کار طے کرنا اور ان کی نگرانی کرنا۔ تیسرا پوائنٹ ہے شہریوں کی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے احکامات جاری کرنا۔ چوتھا پوائنٹ ہے ذیلی عدالتوں کی ججوں کی تقرری کے سلسلے میں گورنر کو مشورہ دینا۔ اب یہاں پہ آخری اور 5واں جو درسی کتاب کا سوال ہے کہ خاکہ مکمل کرنا ہے۔ تو عدلیہ کی تشکیل ہمیں خاکہ مکمل میں بتانا ہے۔ تو پہلا ہے عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ، دوسرا ہے مطلب جس میں جو ہے عدالت تشکیل کیسی ہوتی ہے، عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ہوتے ہیں، ہائی کورٹ میں منصف اعلیٰ یعنی اعلیٰ جج ہوتے ہیں، اور ضلعی عدالت میں ضلع جج ہوتے ہیں۔ ایکسٹرا یہاں پہ خاکہ مکمل کرنا ہے۔ بھارت میں قانونی نظام کی شاخیں کون سی ہے؟ تو دیوانی قانون اور دوسرا ہے فوجداری قانون، یہ دوسرا تھا۔ تیسرے پہ ہم دیکھیے ایکسٹرا معلومات میں یہ دونوں ہم خاکہ مکمل کروا رہے ہیں۔ تیسرا ہے کہ بھارت کے نظام عدلیہ نے جنہیں تحفظ فراہم کیا وہ کون کون ہے؟ تو شخصی آزادی، دوسرا ہے وفاقی ریاست، تیسرا ہے آئین یعنی قانون، چوتھا ہے جمہوریت۔ یہ سب ہو گئے ہمارے خاکے مکمل۔ اب یہاں پہ ایکسٹرا معلومات میں آزادانہ جواب والے سوالات ہیں۔ تو سوال ہے کہ کیا عدالتوں کو عدالتی نظر ثانی کا اختیار ہونا چاہیے؟ یہ درسی کتاب کا صفحہ نمبر 81 پر ہے۔ تو جواب ہے کہ عدالتی نظر ثانی کا اختیار عدالت کو ہونا چاہیے، کیونکہ پہلا اس کا پوائنٹ ہے کہ آئین کا تحفظ عدالتوں کی پہلی ذمہ داری ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجلس قانون ساز آئین کے خلاف قانون کو منظور دیتی ہے۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پر کہ مجلس عاملہ بھی آئین شکنی کرنے والی پالیسیوں کو تسلیم کرتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جن سے شہریوں کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس طرح آمریت کے غلبے کا خطرہ
होता है। चौथा पॉइंट है कि अदालतों के इस इख्तियार की वजह से जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, वो मजीद तरक्की करते हैं, मजलिस कानून साज और मजलिस आमिला पर काबू भी रहता है। दूसरा सवाल है यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में कि सदर जमहूरिया किसी अहमियत के हामिल अवामी सवाल पर अदालत उज़्मा का मशवरा क्यों तलब करते हैं? तो दरसी किताब का सिफा नंबर 80 पर यह सवाल है। तो जवाब मैं यहाँ दे रही हूँ। पहला पॉइंट है कि अवामी मसले पर फैसला करते वक्त दूररस नताइज का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि लोगों पर कानून के असरात होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह भी देखना पड़ता है कि क्या हुआ फैसला कानून की कसौटी पर पूरा उतरेगा या नहीं। तीसरा पॉइंट है कि इस फैसले से आइन के खिलाफ वर्जी नहीं होगी, इस कानूनी नुक्ते को भी जहन में रखना पड़ता है। चौथा पॉइंट है कि सदर जमहूरिया अगर माहिर कानून ना हो तो वो अहम सवालों से मुतालिक अदालत उज़्मा से मशवरा तलब करते हैं, ये उनका अदालती इख्तियार भी है। अब यहाँ पे जुबानी इम्तिहान है, एक्स्ट्रा मालूमात में मैं ये दे रही हूँ। इसमें सवाल है यानी ओरल आपको जवाब देने हैं। तो दर्जे झेल सवालों के जवाब जुबानी जवाब दीजिए। पहला सवाल है महाराष्ट्र की अदालत आलिया कहाँ है? दूसरा है अदालत के 2 फायदे अपने अल्फाज में बताइए। तीसरा अदालत उज़्मा के मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम बताइए। चौथा भारत में कितनी अदालतें आलिया है? हमने देखिए इसमें ये सभी पढ़े में है, ये आप आराम से जुबानी जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पे तश्कीली कदर पैमाई है, एक्स्ट्रा मालूमात में मैं ये दे रही हूँ। जुबानी काम यानी ओरल काम आपको करना है, जिसमें काम है मुलाकात करना है यानी इंटरव्यू लेना है। आपके आसपास रहने वाले किसी वकील से मुलाकात कीजिए, उनसे अदलिया के निज़ाम से मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए और उसे अपनी जमात में पेश कीजिए। तो दूसरा है यहाँ पे क्या काम करना है, तो बयान की मुहारत आपकी देखनी है। ताल्लुका या जिली अदालत में जाइए, वहां अंजाम दिए जाने वाले कामों को मुशाहिदा कीजिए और जमात में उसे बयान कीजिए। ये दोनों आपको खुद से करना है। ये सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला है अपने स्कूल में तमसीली अदालत का इनेकाद करके मुफादे आमा की दरख्वास्त तैयार कीजिए और तमसीली अदालत में सवाल कीजिए। दूसरा है सवाल करीबी पुलिस स्टेशन का दौरा करके अपने उस्ताद की मदद से इत्लाए अव्वल रुदाद यानी FIR दर्ज करने का अमल को समझिए। तो बच्चों ये आपको अपने ओन से करना है और इसे जरूर करिए ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि FIR कैसे दर्ज करते हैं और तमसीली अदालत क्या होती है, क्योंकि आप इसे एक ड्रामे की तरह भी कर सकते हैं अपने स्कूल के क्लास के अंदर अपने ग्रुप में। तो बच्चों यहाँ पर हमारे इस सबक के मुतालिक सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक जरूर दीजिए, इससे मुझे बहुत ही हौसला मिलता है। और अपने उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे आसानी से जवाबात उन्हें मिल जाए और वो अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट में मुझे पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। जब मैं जवाब देती हूँ तो आप फिर से कहेंगे शुक्रिया मिस, थैंक यू मिस, बहुत अच्छा लगा मिस, ऐसे करके फिर से मुझे बात करिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मेरे जवाबात भी देखे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।